डियर स्टूडेंट, लिट लैंग बाय दिलशाद में आज आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज जिस पोएम के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ, ये भी बहुत शानदार पोएम है। पोएम का शीर्षक है द क्लाउड और इसको पीबी शैली ने लिखा है। पीबी शैली की प्रशंसा या तारीफ या जो भी अगर आप करना चाहते हैं वो आप अपने शब्दों में कीजिएगा, क्योंकि ये इसकी प्रशंसा करना, इसकी तारीफ करना सबके बस की बात नहीं है। पीबी शैली किस मानसिकता का पोएट था, किस तरीके से वो कविता को आगे बढ़ाता था, किस तरीके से वो सुंदरता को एक्सप्रेस करता था, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में ही सीख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो में या छोटे वीडियो में नहीं, 2-4 मिनट में हम नहीं कर सकते हैं। तो आइए इस पीबी शैली की जो कविता है इसके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। लेकिन एक बात दोस्तों, ये ध्यान रहे कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत तक आपको सारी चीज़ों की डेप्थनेस मालूम होगी कि इनफैक्ट इज द क्लाउड पोएम में पीबी शैली कहना क्या चाहता है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ जो है आपके नॉलेज को एक्सटेंड करने में भी सहायक होगी। तो हर तरीके से ये पोएम आपके लिए उपयोगी होगी। आप इसको आगे बढ़ते रहिए, देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा हल्का सा हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पीबी शैली का। पीबी शैली का पूरा नाम था पर्सी बायशी शैली। वो 1792 में पैदा हुआ था और 1822 तक वो जीवित था। वॉज ए रिवोल्यूशनरी रोमांटिक पोएट। वो एक रिवोल्यूशनरी रोमांटिक पोएट था, एक क्रांतिकारी रोमांटिक पोएट था। नोन फॉर लिरिकल इंटेंसिटी, वो जो है लिरिकल इंटेंसिटी के लिए, भाव प्रबलता या तीव्रता के लिए जाना जाता है उसको। आइडियलिज्म एंड द बिलीफ इन पब्लिक। थोड़ा सा इस पे मैंने हिंदी लिख दिया है, बिलीफ इन पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम। शैली रेडिकली जो है थिंकर है, वो एक क्रांतिकारी है, एक क्रांतिकारी विचारधारा वाला है। और लिरिकल जो है आत्मअभिव्यक्ति, गीत या कविता के समान प्रगति। ये थोड़ा सा लिख दिया हूं मैं ताकि कभी कभी आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो है लिरिकल आत्मव्यंजन की गीत या कविता के समान प्रगीत होता है, ये जिसे लिरिकल पोएम कहा जाता है। इसे प्रॉफेट, भविष्यवक्ता ऑफ द चेंज कहा जाता है इस पोएट को। ये एक हल्का सा इसके बारे में वर्णन था। आगे देखिए इसका इंट्रोडक्शन, हम लोग पोएम का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द क्लाउड इज अ लिरिकल पोएम। क्लाउड जो है एक लिरिकल पोएम है और इसमें जो है इन विच शैली personifies the cloud as a playful eternal spirit controlling rain, thunder, lighting and natural cycles। इसमें उसने पोएट ने इसको पर्सोनिफाई कर दिया है, अर्थात इसका मानवीकरण कर दिया है। पर्सोनिफिकेशन आपने पढ़ा है, मानवीकरण जिसमें कर दिया जाता है, अर्थात अजीवित वस्तु को जीवित वस्तु की भांति उसको प्रयोग किया जाता है। जैसे लगता है कोई अजीवित वस्तु है और जीवित वस्तु की तरह वो कार्य कर रही है। जैसे डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, मौत अपना जो है ठंडा हाथ अर्थात अपना हाथ राजा पर भी रख लेती है। डेथ के अंदर कोई हाथ वाथ नहीं है और न वो आंख ऐसे रखती है, उसी को पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। तो इसमें मानवीकरण दिखाया है कि ये जो है इसने क्लाउड को एक मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया है और बता रहा है कि द क्लाउड एज अ प्लेफुल, एक चंचल, इटर्नल, ये क्या है, अमर है, शाश्वत है, एक इटर्नल है, शाश्वत है, स्पिरिट आत्मा है, कंट्रोलिंग रेन, जो कंट्रोल करता है रेन को, थंडर को और लाइटिंग को एंड नेचुरल साइकिल्स को जो है कंट्रोल करता है। इसमें सारी चीज़ें होती हैं। ये एक ऐसी आत्मा है जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है, बारिश को कंट्रोल करती है, थंडर को कंट्रोल करती है और जो बिजली चमकती है उसको भी कंट्रोल करती है। और एक प्रकार से ये नेचुरल साइकिल है, अर्थात नेचर की तरफ से प्रस्तुत ये एक साइकिल चलती है कि कब कब क्या क्या होना है। वो एक साइकिल है, वो अपने सिस्टम से चलती रहती है। तो उसी को ये शो कर रहा है और इसको बता रहा है कि क्लाउड है क्या चीज़। अगर हम थीम की बात करते हैं, थीम में पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचर है, ये नेचर को पर्सोनिफाई कर रहा है। साइकिल्स ऑफ क्रिएशन एंड रिन्यूअल है, ये जो हर चीज़ को जो नेचर को और जो साइकिल करता है, क्रिएशन को, जो भी नई चीज़ है उसको साइकिल करता है और फिर उसके बाद रिन्यूअल करता है। पावर एंड प्योरिटी इसमें आती है दूसरी चीज़, पावर एंड प्योरिटी ऑफ द नेचुरल एलिमेंट्स, नेचुरल एलिमेंट्स के पावर एंड प्योरिटी है। फिर उसके बाद इमॉर्टलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें इमॉर्टलिटी की बात करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। इन द क्लाउड शैली गिव्स
देखिए यहाँ पे वर्ड जो है, यहाँ पे समरी मैं लिखना भूल गया हूँ, यहीं से आप जान लीजिए कि ये समरी है, यहाँ से समरी शुरू होती है। ये यहाँ पे एक जो आएगा ये आपका समरी आएगा, है ना, समरी यहाँ पर आता है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे हम समरी देखते हैं, कभी कभी कोई बातें भूल जाते हैं और ध्यान भी नहीं दिया जाता है कि क्या छूटा है, और फिर उसके बाद आ जाता है, स्क्रीन पे आ जाता है। तो जैसे इसी को देखिएगा, ये क्या कह रहा है, तो इन द क्लाउड शेली गिव्स द स्काईज क्लाउड, आसमान के बादलों की बात कर रहा है। किस तरीके से बात कर रहा है, आई स्पीकिंग वॉइस, ऐसा लग रहा है कि वो एक स्पीकिंग वॉइस है, बात करती हुई आवाज है। एंड लेट्स इट बोस्ट ऑफ इट्स मैनीफोल्ड रूल्स, और इसके जो है ना, और लेट्स इट बोस्ट, बोस्ट के माने होता है बोस्टिंग करना, जो आप लोग भी बोस्ट करते हैं, ये बोस्ट करता है ऑफ इट्स मैनीफोल्ड, अनेक रोल्स को, रोल माने कैरेक्टर, ये उसके कई रोल को ये बोस्ट कर रहा है, अर्थात जो है बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, बोस्टिंग करता है, जो आप लोग कहते हैं। वही चीज यहाँ पे है कि शैली जो है क्लाउड को एक ऐसे रूप में प्रस्तुत कर रहा है, और क्लाउड खुद बोस्टिंग कर रहा है कि हाउ पावरफुल आई एम, हाउ टू चेंज द क्लाइमेट, ऑल दिस प्लेज इन माई हैंड, ये सारी चीजें, द चेंज ऑफ क्लाइमेट प्लेज इन माई हैंड, सारी चीजें मेरे हाथों में खेलती हैं, ये बोस्टिंग कर रहा है क्लाउड। तो इसी की बात कर रहा है। आगे देखिए वो क्या कह रहा है कि द क्लाउड मूव्स इन द सीरीज ऑफ पिक्चरेस्क सीन्स, वो क्या कर रहा है, पिक्चरेस्क सीन, क्लाउड क्या करता है, द क्लाउड मूव्स ऑफ अ सीरीज ऑफ पिक्चरेस्क, जो है पिक्चरेस्क कहते हैं कि एक आकर्षक या मनोरम, यानी जो है कुछ ऐसी चीज है जो हमारे दिमाग में ये होता है कि कैसी होंगी या सुंदर होंगी, तो इनफैक्ट वही चीज है। जैसे इसके लिए ये चीज होता है, पिक्चरेस्क के माने यहाँ पर है आकर्षक और मनोरम। इसमें एक बहुत लंबी बात इसमें आती है कि उन चीजों के लिए जो बहुत पुरानी हो और उस पुराने के कारण वो सुंदर लगती हैं, उसी को पिक्चरेस्क कहा जाता है। सीन्स, उसमें जो पिक्चरेस्क सीन को कहता है, मनोरम दृश्य की बात करता है। इट कलेक्ट्स मॉइस्चर्स, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, अब इसकी ये क्या क्या करता है, सबसे पहले तो बता दिया कि ये कैसा है, ये एक सुंदर है, एक मनोरम है, ये अच्छा दिखने वाला है, और ये सीन होती है, सीन्स का एक सिस्टम है कि इसकी सुंदरता होती है, इसके अंदर कई सुंदरताएं होती हैं। नेक्स्ट आता है इट कलेक्ट्स मॉइस्चर्स, क्या कहता है, इट कलेक्ट्स मॉइस्चर, सबसे पहले जो है ये कलेक्ट करता है किसको, मॉइस्चर को, नमी को ये कलेक्ट करता है। एंड स्कैटर्स, बिखेर देता है, कहाँ, रेन टू नॉरिश, और जो है क्या कहता है, नॉरिश कहता कि स्वस्थ बनाना, नॉरिशमेंट जो आप जानते हैं वही चीज है कि किसी को एक पोषक भोजन देना, एक ताकत पहुंचाने वाली भोजन देना। तो ये कहता है कि सबसे पहले ये क्या करता है, मॉइस्चर को कलेक्ट कर लेता है, फिर उसके बाद स्कैटर्स, बिखेर देता है। किस प्रकार से बिखेर देता है, रेन के रूप में, टू नॉरिश, और वो जो करता है कि वो भोजन देता है। जब ये बारिश का पानी जब फसलों पे पड़ता है तो फसलों को भोजन प्राप्त होता है, यही बात ये कहता है, नॉरिश करता है, उसको पोषक भोजन प्रेरित कर देता है, या पोषक भोजन दे देता है, किसको, फील्ड्स, खेतों को, मैदानों को। आगे देखिए, आगे वो इसमें कहता है कि फील्ड इट फैशंस रेनबोज एंड मिस्ट, ये क्या करता है, इट फैशंस, ये बनाता है, सुंदर बनाता है। किस चीज को सुंदर बनाता है, इट फैशंस, ये सुंदर बनाता है, रेनबो बना देता है, एंड मिस्ट, और धुंध भी यही बना देता है। ये जो बादल होता है ये अलग अलग रूप में आता है, कभी तो ये रेनबो बना देता है और कभी कभी मिस्ट अर्थात धुंध भी बना देता है। आगे देखिए, इट इज द सोर्स ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, दूसरी अगली चीज इसमें आती है कि यही जो बादल है ना, ये बादल जो कहता है कि मैं ही जो हूं ना वो थंडर एंड लाइटनिंग का सोर्स हूं, अर्थात मेरी ही वजह से थंडर और लाइटनिंग होती है। एंड एट द अदर टाइम्स द सॉफ्ट शेड ऑफ
नून, और फिर उसके बाद हम मेरे ऊपर जो है सॉफ्ट शेड ऑफ नून, और फिर मेरी ही वजह से नून की जो सॉफ्ट शेड छाया पड़ती है। और सॉरी नून है, मून नहीं है, सॉरी यार, मैं मून मेरे दिमाग में, यहाँ नून मैं पढ़ रहा हूँ, दिमाग में मून चल रहा है, ठीक ना। और फिर उसके बाद ये दोपहर में जो हमें शेड देता है, छाया देता है, अर्थात जब बहुत तेज धूप हो जाती है, नून के माने यहाँ तेज धूप का अर्थ है कि जब वो तेज धूप हो जाती है तो ये हमें जो है ना क्या करता है, हमें छाया भी देता है। जब हम धूप से विचलित होते हैं, धूप से जब हम परेशान होते हैं, तो यही बादल हमें छाया दे करके हमें जो है प्रसन्न कर देता है, हमें जो है सुख की अनुभूति दिलाता है। तो ये कहता है कि कितने काम है इसके। आगे देखिए, द स्पीकर इम्फेसाइजेस, जो स्पीकर है वो इम्फेसाइज करता है, जोर देता है किस पे, परपेचुअल, किस पे, परपेचुअल चेंज, इसकी जो लगातार जो है चेंज होती है ना, लगातार लंबे समय तक बने रहने वाला या अविरल शाश्वत जो होता है, अर्थात इसका जो सिस्टम होता है ये परपेचुअल होता है। वो जोर देता है कि एक परपेचुअल चीज है, अर्थात ये एक लंबे समय तक चलने वाली चीज है, या यूं कह लीजिए कि ये कभी न समाप्त होने वाली चीज है। परपेचुअल के माने स्थिर, अर्थात अनंत, ये जो है कभी अंत नहीं होता है। ये जो बादल है ये हमेशा चलता रहेगा, हमेशा से है और हमेशा चलता रहता है। तो ये इस पे इम्फेसाइज करता है स्पीकर कि ये क्या है, ये जोर देता है कि ये जो है एक परपेचुअल चीज है, परपेचुअल चीज है, परपेचुअल नहीं है, सॉरी परपेचुअल है, कि ये एक लगातार लंबे समय तक बने रहने वाली चीज है, अर्थात ये शाश्वत है, ये कभी समाप्त नहीं होने वाला है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। आगे देखिए, व्हेन सीमिंग टू वैनिश इट बिकम्स मिस्ट, जब हम देखते हैं हमको ये मालूम होता है, व्हेन इट्स सीमिंग, जब हमें ऐसा लगता है कि ये नहीं दिख रहा है, वैनिश चला गया है, विदा हो गया है, गायब हो गया है, इट बिकम्स मिस्ट, तो ये एक जो है ना कोहरा या धुंध के रूप में रहता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल समाप्त हो जाता है, हमको लगता है कि बादल नहीं है, लेकिन ये एक मिस्ट के रूप में रहता है। दूसरी चीज वो क्या कह रहा है, मिस्ट के अलावा वो किस चीज में रहता है, मिस्ट के रूप में रहता है, बिकम्स अ मिस्ट। फिर उसके बाद कहता है ड्यू, वो एक ड्यू बन जाता है, और स्नो या बर्फ बन जाता है, एंड विल रीअपियर, और फिर रीअपियर होता है इन अनदर फॉर्म, फिर दूसरे फॉर्म में ये हमारे सामने आता है। मतलब पोएट ये कहना चाहता है कि ये जो बादल है वो हमको लगता है कि ये है नहीं, लेकिन ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल समाप्त हो जाता है, ये मिस्ट बन जाता है, ड्यू बन जाता है, ओस बन जाता है, या फिर स्नो बन जाता है, बर्फ बन जाता है, बर्फ बन जाता है, और फिर विल अपीयर, और फिर ये उदय होता है, रीअपियर होता है, अर्थात दिखाई पड़ता है इन अनदर फॉर्म, फिर ये दूसरे रूपों में हमें दिखाई देता है। आगे जो इसमें बात कह रहा है शेली यूजेस म्यूजिकल शिफ्टिंग लाइन्स टू मिरर द क्लाउड्स प्रोटीन मोबिलिटी। इसको क्या कर रहा है, शेली यूज करता है म्यूजिकल शिफ्टिंग, इसकी म्यूजिकल शिफ्टिंग को जो है वो प्रस्तुत कर रहा है। शेली ये कह रहा है कि यूजेस म्यूजिकल शिफ्टिंग, शिफ्ट के माने एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, लाइन्स टू मिरर, और इसको एक आईना दिखाता है, द क्लाउड, अर्थात ये दिखाई पड़ता है द क्लाउड्स प्रोटीन, प्रोटीन के माने बहुमुखी। देखिए प्रोटीन के माने यहाँ पे प्रोटीन वो वाला नहीं है, TIEN वाला नहीं है, TEAN है, इसके माने होता है बहरूपिया। ये जो इसका बहरूपियापन है ना, ये जो हरदम ये अपनी जो शक्ल बदलता रहता है ना, कभी ड्यू बन जाता है, कभी स्नो बन जाता है, और कभी कुछ बन जाता है, तो ये जो है ये दिखाता है, क्या दिखाता है, मिरर माने दिखाता है द क्लाउड्स प्रोटीन, ये जो उसके बहरूपियापन को दिखाता है, मोबिलिटी अर्थात ये चेंजिंग को दिखाता है, परिवर्तन को दिखाता है, अर्थात इसके आने जाने को दिखाता है। नेक्स्ट आगे हम जो इसमें जो बात आती है, द पोएम सेलिब्रेट्स नेचर्स फीकन साइकिल, और ये जो क्या इसमें दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट दिखाता है कि द पोएम सेलिब्रेट्स, पोएम जो सेलिब्रेट करती है, ये जो पोएम बताती है ना, वो सबसे पहली चीज क्या दिखाती है, सेलिब्रेट्स फीकम, फीकम के माने जो होता है उपजाऊ,
ना साइकिल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी चीज है कि जब बादल बरसता है तो जमीनों को नॉरिशमेंट प्राप्त होता है, अर्थात उनको जो बहुत सी जो उपजाऊ चीजें प्राप्त होती हैं। तो ये कह रहा है कि ये बहुत ज्यादा जो है प्रोटीन जो होता है ये उनको बहुत फीकंड है कि ये देखिए जैसा, हाँ फीकंड साइकिल, ये जो होता है ना ये फीकंड साइकिल है, अर्थात ये कई तरीके का हमें जो है फल देता है, अर्थात कई तरीके से हमें लाभ पहुंचाता है ये साइकिल्स। ये और ये चलता रहता है, क्या किस तरीके से चलता रहता है? डिस्ट्रक्शन एंड रिप्लेसमेंट। तो ये जो है ये क्या है वर्ड, कौन सा है ये? रिप्लेनिशमेंट है। ये रिप्लेनिशमेंट के माने ये होता है फिर से भरना। रिप्लेनिशमेंट के माने होता है फिर से भरना, दोबारा डालना। यानी ये कहता है कि ये इसकी साइकिल चलती है रहती है। कभी तो ये बहुत सी चीजों को साइकिल करके डिस्ट्रक्शन कर देता है, बर्बाद कर देता है, और फिर उसके बाद उसको भर भी देता है, अर्थात उसे फिर पूरा कर देता है। यानी कि जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को लाभ में परिवर्तित कर देता है। ये पूरा सेंस देखिएगा, उसको फिर जो है लाभ में परिवर्तित कर देता है। एंड कॉन्टिन्यूअस एंड एलाइड, और फिर उसके बाद ये जो है उसी से संबंध होता है, इसकी कॉन्टिन्यूटी एक दूसरे से संबद्ध होती है, अर्थात कभी परेशान करता है, कभी डिस्ट्रक्शन लाता है, और कभी कभी रिप्लेसमेंट लाता है, अर्थात जो उसको फिर से अपने जो है फिर से दोबारा नॉरिशमेंट कर देता है, अर्थात नई चीजें दे देता है। तो ये सारी चीजें इसमें आता है, और ये कॉन्टिन्यूअस होता है एंड एलाइड, और एक दूसरे से संबंधित होता है। आगे देखिए, व्हाइल सजेस्टिंग दैट व्हाट वी कॉल डेथ इज अ सिंपली मेटामॉर्फोसिस है भाई, हाँ मेटामॉर्फोसिस है। थोड़ा सा कभी कभी लाइट की वजह से दिखाई नहीं देता है। मेटामॉर्फोसिस, ये क्या कह रहा है कि मेटामॉर्फोसिस उसे कहते हैं कि जो ये क्या करता है, ये हमें जो है मेटामॉर्फोसिस करता है। मेटामॉर्फोसिस के माने होता है रूपांतरित। ये क्या कहता है कि व्हाइल सजेस्टिंग दैट व्हाट वी कॉल डेथ, जैसे मौत है इज सिंपली मेटामॉर्फोसिस। ये मेटामॉर्फोसिस इसे कहता है। मेटामॉर्फोसिस के माने रूपांतरण। जैसे मौत जो होती है इंसान के रूप को बदल देती है, अर्थात मौत जो है एक रूप परिवर्तित है। मनुष्य आज कहीं किसी फॉर्म में है, और जब मौत आती है तो वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। उसी प्रकार से उसने जो मेटाफोरिकल फॉर्म में इसे यूज किया है, किसको? क्लाउड को, कि क्लाउड जो है आज एक दूसरे फॉर्म में है और फिर कल दूसरे फॉर्म में हो जाएगा। इसी चीज को कह रहा है वो कि ये इसका रूप बदल जाता है, इसका रूप चेंज हो जाता है। जैसे मौत का मौत आने के बाद इंसान का रूप चेंज हो जाता है, उसी तरीके से कभी कभी बादल का भी रूप चेंज हो जाता है। हालांकि ये बार बार होता रहता है। द क्लाउड्स जाउंटी टोन फ्रेम्स दिस कॉस्मिक ट्रूथ एज अ प्लेफुल रादर देन ए ग्रीम। ये क्या कहता है कि द क्लाउड्स, आगे जो बात बता रहा है कि द क्लाउड्स जॉन्टी के माने है अल्हड़पना, भड़कीला। ये बादल का जो अल्हड़पना है ना, मतलब कि अल्हड़पना माने ये होता है कि कोई उसको ये नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, अल्हड़ उसी को कहते हैं। तो वो जो क्या कहता है, यहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग रखिएगा, निगेटिव मीनिंग नहीं रखनी है आपको। टोन फ्रेम्स दिस कॉस्मिक, इस ब्रह्मांडीय चीज को, कॉस्मिक ऑब्जेक्ट को, ट्रूथ एज अ प्लेफुल, और जो इसे एक चंचल रूप में देता है। कहता है कि विद ट्रूथ एज अ प्लेफुल, ये उस प्रकार से सच है जैसे प्लेफुल ये चंचल है, रादर देन ग्रीम है। ग्रीम के माने होता है गंभीर। ये बहुत गंभीर नहीं है बल्कि ये चंचल है। जो इसका भड़कीलापन है, जो इसका भड़कीलापन, ये जो गरज चमक और जो है ये इसका जो फ्रेम है ना, ये ब्रह्मांडीय है और ब्रह्मांडीय सत्य है। ब्रह्मांड का ये एक बहुत
गहरा सत्य है। और दूसरी बात यह है कि ये चंचल है, ये गंभीर नहीं है, ये हमेशा अपना रूप बदलता रहता है। कभी मिश्र के फॉर्म में आ जाता है, कभी सुनो के फॉर्म में आ जाता है। तो ये चंचल, और कभी ये चैन से नहीं बैठता, इधर गिरता है, उधर गिरता है, इधर आता है, उधर जाता है, इधर टकराता है, उधर टकराता है। ये एक चंचल है, ये गंभीर नहीं है। क्लाउड जो है ये गंभीर नहीं है। और आगे देखिए क्या कहता है कि द नेचुरल वर्ल्ड इज एलाइव विद द क्रिएटिविटी एंड कॉन्स्टेंट रिन्यूअल। और इन्हीं की वजह से द नेचुरल वर्ल्ड जो है ना इज एलाइव, और इसी की वजह से ये नेचुरल वर्ल्ड जो है ना एलाइव है, जीवित है, और विद क्रिएटिविटी, और इसके अंदर क्रिएटिविटी आ रही है, अर्थात नई नई चीजें आ रही हैं। और दूसरी कहता है एंड कांस्टेंट, और निरंतर लगातार चलती रहती है, रिन्यूअल, और लगातार नई नई चीजें होती रहती हैं। अगर ये बादल चंचल ना होता, अगर ये बादल अपना रूप ना बदलता, कभी जो है स्नो के रूप में ना होता, कभी मिस्ट के रूप में ना होता, तो ये कभी जो है ये जो दुनिया का जो एलाइव जो क्रिएटिविटी है या वो कभी नहीं होती। ये तो यही चीज है कि ये कांस्टेंट जो है ये लगातार चलता रहता है और लगातार नई चीजें आती रहती हैं। देखिए, अगर हम लोग भारत के रहने वाले, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग भारत में पैदा हुए और हम लोग भारत में रहते हैं। हमारा देश इतना बड़ा है कि इसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो है वातावरण है। जैसे अगर हम कश्मीर में चले जाते हैं तो हमारे कश्मीर में जब ये बर्फ पड़ती है, जब बर्फ गिरती है, तो वहाँ की फसल अर्थात सेब जो है पकता है। इसी तरह हमारे यहाँ जब घना कोहरा मिश्र पड़ता है तो हमारे यहाँ गेहूं की बालियां मोटी हो जाती हैं, गेहूं के दाने मोटे हो जाते हैं। तो ये सब सुंदरता है। और ये जो ब्रह्मांडीय नेचुरल चीज है, कॉस्मेटिक सच्चाई है, ये जो है ये निरंतर लगातार चलती रहती है, और यही हमें जो है यूजफुल है हमारे लिए। अगर इनकी निरंतरता न चलती रहती, ये बादल का चंचलपन न होता, तो शायद हमें मीठे सेब न मिलते। अगर ये जो बादल की चंचलता न होती तो शायद हमें अच्छी और ताज़ी सब्जियां नहीं मिलती। अगर ये बादल की चंचलता नहीं होती तो शायद हमें मोटे अनाज, गेहूं, जो सुंदर गेहूं होता है, कभी कभी देखिए हरियाणा का जो गेहूं आता है तो मालूम होता है कि वो इतना बढ़िया, इतना सुंदर चमकता हुआ रहता है कि जैसे मालूम लगता है किसी ने मोती रखा हो, किसी ने हीरे मोती रख दिए हो। कभी कभी इतना सुंदर गेहूं हमको मिल जाता है। तो यही जो चीजें हैं, ये बादल की ही कारण है। ये बादल अपने अलग अलग फॉर्म में आता है। अगर ये बादल कोहरा न बने तो हमारा गेहूं अच्छा नहीं होगा। अगर ये बादल बर्फ न बने तो हमें सेब अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजों के लिए बहुत उपयोगी है। इसकी चंचलता हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसकी यही चंचलता जो हमें सुंदरता है। अगर ये गंभीर हो जाए, अगर ये भी सीरियस हो जाए बिल्कुल, तो शायद हमें ये सब चीजें ना मिले। तो यही बताता है कि जो है ये इसकी कॉस्मेटिक जो सुंदरता है ये हमें एक अच्छी चीज देती है और हमें आगे जो है बढ़ाती रहती है। तो इसमें यह कहता है कि द नेचुरल वर्ल्ड इज अलाइव विद द क्रिएटिविटी एंड कॉन्स्टेंट रिन्यूअल अंडरनेथ द लाइटनेस देयर इज अ फिलोसफिकल पॉइंट। कहता है कि अंडरनेथ, ध्यान दीजिएगा, वो क्या कहता है, अंडरनेथ माने नीचे, द लाइटनेस देयर इज अ फिलोसफिकल पॉइंट। इसका भी एक फिलोसफिकल पॉइंट है। वो क्या फिलोसफिकल पॉइंट क्या कहता है, आगे क्या कहता है, परमानेंस इज एन इल्यूजन। अगर कोई ये सोच रहा है ये जो इसका परिवर्तन है ना, ये एक फिलोसफिकल थॉट है, क्योंकि परमानेंस इज एन इल्यूजन। अगर कोई ये सोचता है कि मैं परमानेंट हूं, मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा, तो ये एक भ्रम है। इल्यूजन के माने भ्रम। कोई भी रूप, कोई भी मनुष्य, कोई भी चीज अगर खुद को ये समझे कि मैं परमानेंट हूं, मैं सदैव हूं, तो ये केवल मात्र भ्रम है। मनुष्य को भी एक दिन समाप्त हो जाना है। ये सारी दुनिया की चीजें भी आप देखते होंगे कि बहुत सी किसी जमाने में सुंदर इमारत कही जाती थी, आज उसको डिमोलिश हो गई, वो गिर गई। उसने जो है मौसम की जो है, कभी वो क्या थी, मौसम के भारी भरकम थपेड़ों को झेलती थी, लेकिन आज थोड़ी सी बाढ़ आई और वो चला गया। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये जान लीजिए कि ये परमानेंस नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि कोई चीज परमानेंस है, अपने एक ठोस रूप में है, तो ये केवल आपका वहम है, ये आपका एक धोखा है। तो इसीलिए कहता है कि ये जो है ना,
ये इसमें एक बहुत जबरदस्त इसमें कहता है कि ये एक फिलोसफिकल चीज है, कहता है फिलोसफिकल पॉइंट है, परमानेंस इज एन इल्यूजन, परमानेंस एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। आइडेंटिटी परसिस्ट थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन रादर देन स्टेसिस। ये क्या कह रहा है कि आगे वो क्या कह रहा है कि ये जो अगर हम परमानेंस इज एन इल्यूजन है और आइडेंटिटी परसिस्ट, अगर पहचान लगातार रहती है थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन के, रादर देन स्टेसिस, ठहराव, ये जो परिवर्तन होता है ना, तो ये इसका कहना ये चाहता है कि आइडेंटिटी, इसकी पहचान होती है परसिस्ट, निरंतर करते रहना। जब कोई चीज अगर ये जान लीजिए कि पहचान आपकी किससे बनती है, अगर आप निरंतर काम करते रहते हैं, अगर आप निरंतर कोई चीज को लगातार चलाते रहते हैं, तभी ये जो है आपकी पहचान बनाती है। थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात रूप परिवर्तन के, रादर देन स्टेसिस, ठहराव के। ये इसका रूप परिवर्तन ही जो है इसको ठहराव बनाए हुए है। अगर एक ही रूप में रहे तो इसका कोई जो है, अगर एक ही रूप में ये ठहरा रहे तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। लोग देखेंगे हाँ बादल है, बात खत्म, बर्फ है, हाँ खत्म। लेकिन जब उसी को, वही बादल जब चेंज हो जाता है, कभी मिस्ट के फॉर्म में चेंज हो जाता है, कभी जो है कोहरा के फॉर्म में चेंज हो जाता है, कभी स्नो के फॉर्म में चेंज हो जाता है, और कभी बारिश के फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो लोग इसको पहचानते हैं, इसकी पहचान बरकरार रखी हुई है। आगे जो देखिए इसमें क्या कहता है, शेलीज लिरिक thus combines sensory description with the metaphorical views of the nature as the eternally creative agent। अब आगे जो शेली क्या कहता है, शेलीज की जो लिरिक है कंबाइंस, इसको कंबाइन कर देती है, किसको, सेंसरी को, हमारे ज्ञानेंद्रियों से संबंधित जितनी चीजें हैं, ज्ञानेंद्रियों को कंबाइन कर देती है, बांट देती है, डिस्क्रिप्शन कर देती है, उसका वर्णन कर देती है। किस तरीके से, विद मेटाफोरिकल, आध्यात्मिक। देखिए मेटाफिजिकल है, ध्यान दीजिएगा, मेटाफोरिकल में पढ़ गया था, मेटाफिजिकल है ये, मेटाफिजिकल व्यू, ये एक जो आध्यात्मिक विचार व्यू देता है ऑफ नेचर, नेचर का एक आध्यात्मिक रूप देता है। एज एन इंटरनली, ये हमेशा जो है इटरनली है, सॉरी हाँ इटरनली है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इटरनली है, क्रिएटिव एजेंट, ये एक जो है ना लगातार सदा सर्वदा जो है क्रिएटिव एजेंट बना रहता है। तो ये कहता है कि जो नेचर है, अगर हम इसको देखते हैं, अगर शैली ये कहता है, इसको वर्णन करता है, इसे ज्ञानेंद्रिय के रूप में वर्णन करता है, इसे मेटाफिजिकल आध्यात्मिक रूप देता है, व्यू देता है ऑफ नेचर, नेचर को एज एन इटरनली, हमेशा सर्वदा क्रिएटिव एजेंट, कि ये जो नेचर जो है ये एक क्रिएटिव एजेंट है, ये क्रिएटिव चीज है। नेचर जो है हमेशा अलग अलग नई नई चीजों को क्रिएट करता रहता है। तो हमें, अगर हम इस पर चिंता करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये जो प्रकृति है ये इंद्रियात्मक रूप से वर्णन इसका करता है। ये हमारी इंद्रियों में, ये जो एक इंद्रिय है, जो कई इंद्रियां हैं, सॉरी एक इंद्रिय नहीं बल्कि कई इंद्रियां हैं, तो इनको हमेशा परिवर्तित करता रहता है और परिवर्तन कर करके ही इसे जो है हमारे लिए सुंदर बनाता है। अगर एक ही रूप रहे, एक ही फॉर्म रहे तो ये हमारे लिए सुंदर नहीं होगा। तो ये परिवर्तन जो है, ये प्रकृति का जो परिवर्तन है, ये इसमें हमें चिंतन करना चाहिए, हमें इस पर विचार करना चाहिए कि ये कितना सुंदर है। तो दोस्तों इसी तरीके की ये जो पोएम थी, इसको जरा सा देख लीजिएगा। इसको मैंने थोड़ा सा हिंदी में भी सार कर दिया है, इसको देख लीजिए हल्का सा। तो डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार फिर आगे वीडियो मिलेंगे। ये बेसिकली मैंने, ये जो मेरा चैनल है, इसमें ग्रेजुएट लेवल के और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के सारे टॉपिक्स आपको एक एक करके मिलेंगे। सारी चीजें इसमें आपको मिलती रहेंगी। अगर आप BA या MA इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वो उन दोस्तों को भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए जो लोग इस समय
जो है बीए के स्टूडेंट हैं, चाहे बीए पार्ट 1 में हो, चाहे पार्ट 2 में हो, पार्ट थर्ड में हो, किसी में हो, आज इस नए समय में हम इसको सेमेस्टर में बांट करके बताया जा रहा है। सेमेस्टर फर्स्ट है, सेमेस्टर सेकेंड है, सेमेस्टर थर्ड है, सेमेस्टर फोर्थ है, सेमेस्टर फिफ्थ है और सेमेस्टर सिक्स्थ है। ये जो बीए के लिए, इसी तरीके से एमए के लिए 8 सेमेस्टर हैं, उसको भी आप देखिए और सारी चीजें जो आपकी यूज की हैं उनको देखते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते रहेंगे इसी प्रकार के वीडियो में। थैंक यू।